हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एसबीआई क्लर्क के जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो है वो भी आपको देखने को मिल गई है। सो 5-6 हो गया, 11-12 हो गया, तो जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में जैसा कि एक्सपेक्टेड था जो है टेंटेटिव डेट्स आपको हालांकि देखने को मिलेगी, लेकिन आप यही मान के चलिए कि यही आपकी फाइनल डेट्स हैं। तो एसबीआई क्लर्क के लिए अभी अच्छे से कमर कस लीजिए और प्रिपरेशन करना अच्छे से जमकर स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। टुडे डे नंबर 69 और द जर्नल अवेयरनेस शो अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लॉट ऑफ जो है न्यूज़ रिलेटेड पॉइंट्स, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंस, ऑल दीज पॉइंट्स हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। चलिए आज के सेशन में गवर्नमेंट स्कीम्स के पार्ट पर तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं टेलीकॉम बिल 2023 की। तो टेलीकॉम बिल 2023 की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये टेलीकॉम बिल 2023, क्योंकि इसने भारत की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो पुराने जो कानून थे, दूरसंचार के नियम थे, टेलीकॉम के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको पूरी तरीके से बदल दिया है। और आज के डेट में हमारे देश में टेलीकॉम के लिए जो नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे वो इसके नियम कानून आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो अपने प्यारे भारत में हम एक बार देख लेते हैं कि दूरसंचार क्षेत्र की अगर हम बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें सब्सक्राइबर बेस के प्रोस्पेक्टिव से, दुनिया के हम जो है सबसे जो है सेकंड नंबर के सबसे लार्जेस्ट जो है इंडस्ट्री के हम बड़े सब्सक्राइबर बेस वाले जो है कंट्री हैं। 1.179 बिलियन एज ऑफ अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो हमारे पास वायरलेस एंड वायरलाइन जो है सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एफडीआई के सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो एफडीआई के सेगमेंट में फोर्थ जो है डायरेक्ट आपको एक बड़ा सेक्टर देखने को मिलेगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे देश के अंदर बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन है। हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जो विदेशी निवेश आता है, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ बिग नंबर। और इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर का प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर कंट्रोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भारत में ओवरऑल जो टेलीकॉम की डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा तो लगभग 84.69% जो है यहाँ पर टेलीकॉम डेंसिटी है। टेलीकॉम डेंसिटी का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो पा रही, तो 84.69% आपको देखने को मिलेगा, है ना। नंबर्स ऑफ अगर जो है टेलीफोन्स पर पॉपुलेशन देखें तो 100 पॉपुलेशन पर ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर टेलीकॉम पेनिट्रेशन, और ये नंबर ये हमें दिखाता है कि हमारे देश में किस तरीके से जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनका एक बड़े लेवल पर पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है, और दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वो बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर बढ़ रही हैं। ओवरऑल अगर हम मंथली डेटा कंजम्पशन की बात करें तो डेटा कंजम्पशन के प्रोस्पेक्टिव से वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज अगर हम देखें तो यहाँ पर मंथ जो है अगर हम बात करें तो 17.36 जीबी डेटा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर मार्च 2023 के अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इतना डेटा हमारे यहाँ कंज्यूम होता है, और यही आंकड़ा 2024 में 61.66 MB था। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े डिजिटल रिवोल्यूशन के बाद जो है हमारे देश में डिजिटल जो है इंटरनेट का यूज़र की अगर बात करें, सब्सक्राइबर्स की बात करें, डेटा कंजम्पशन की बात करें, तो कितने बड़े लेवल पर हमारे यहाँ रेवोल्यूशन आया है। और इसीलिए ये जो टेलीकॉम जो है विधेयक जो है, ये टेलीकम्युनिकेशन जो बिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीकम्युनिकेशन बिल को अगर मैं बात करूं तो इसको पार्लियामेंट में, संसद के अंदर पास किया कर दिया गया है, लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद पूरे जो है ध्वनि मत के साथ जो है राज्यसभा के अंदर भी पास कर दिया गया। तो फाइनली अब ये जो टेलीकॉम बिल था, अब ये टेलीकॉम एक्ट बन चुका है। टेलीकॉम एक्ट फाइनली 2023 बन के तैयार हो चुका है। इस पर्टिकुलर कानून पर, इस पर्टिकुलर लॉ पर डिस्कशन करने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। हम पुराने जो टेलीकॉम जो है लॉस रहे, कि अगर मैं टेलीकॉम एक्ट 1885 की अगर मैं बात करूँ, 1885 का टेलीकॉम का कानून, 1933 का कानून है, 1935 के कानून, या फिर टेलीकॉम का ट्राई एक्ट जो है 1997 का, उन सभी के सभी कानूनों को इसने रिप्लेस कर दिया है। और इस बार का ये जो कानून है, ये नेशनल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नया कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी पावर दे रहा है, मतलब सरकार को एक अच्छी खासी शक्ति देता है, जिससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के लोगों की रक्षा के और नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक जो है सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रहित में सरकार जो है बहुत बड़े लेवल पर मैसेजेस जो है इंटरसेप्ट कर सकती है ना। लोगों के जो है रिकॉर्ड्स जो है टेलीकॉम जो है मैसेजेस इंटरसेप्ट कर सकती है, और नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए नेटवर्क को टेक ओवर कर सकती है मैनेजमेंट, और उसको सस्पेंड करने की पूरी परमिशन देता है गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर थोड़ा सा
जो है कंट्रोवर्सी या फिर थोड़ा सा डिस्कशन भी आप कह सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चला कि इस बिल की वजह से जो है ट्राई की जो है थोड़ी शक्तियों में कमी आएगी और ज़्यादा पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास, जो केंद्र सरकार है उसके पास जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर जो है वो जाएगी। तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर नए टेलीकॉम कानून के अंदर आखिरकार क्या क्या बातें हैं उसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। थोड़े से कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, फिर हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेक सिम, फर्जी सिम, है ना। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज़ देखी हो जमतारा, तो इस नेटफ्लिक्स में अगर आपने देखा हो, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज़ आई थी वेब सीरीज़ जो जमतारा, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से फर्जी सिम लेकर, फेक सिम लेकर जो है बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड और अदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी भी पर्टिकुलर बड़े क्राइम को अगर आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज या मोबाइल सिम या मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन का जरूर कहीं ना कहीं यूज़ किया गया होगा। चाहे वो किसी गलत तरीके से किसी इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ किया गया होगा, चाहे फेक सिम का यूज़ किया गया होगा, मतलब टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर सरकार किसी तरीके से टेलीकॉम जो है, जो कम्युनिकेशन की जो डिवाइसेस, कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, अगर उस पर सरकार किसी तरीके से बड़े लेवल पर लगाम लगा सके, उस पर रोक अगर सरकार लगा सके, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में जो हम क्राइम का जो परसेंटेज, वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिमूव द क्राइम, हाँ, लेकिन जो क्राइम का परसेंटेज है दैट परसेंटेज वी कैन रिड्यूस, वो परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर फेक सिम जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं, जो फर्जी सिम या फेक सिम, इस तरीके के जो सिम वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका काम करते हैं, उन लोगों पर काफ़ी जो है सख्त यहाँ पर जो है उनके लिए जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो नाउ इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, और पनिशेबल की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल तक की जेल, 3 साल तक की जेल, और इसके अलावा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। सो 3 लाख रुपए की जेल, 5 लाख रुपीज़ तक की, 50 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी, और आइदर बोथ, है ना, दोनों के दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते हैं सिम से रिलेटेड फ्रॉड करने पर। दैट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो सिम से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं होगी और सरकार ने इसमें बहुत सख्ती से कानून में संशोधन कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आने के बाद, है ना, सड़क परिवहन अधिनियम में जब सरकार ने चेंजेस किया और नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, और जिसमें व्हीकल चलाने पर गाड़ियों के जो है ट्रैफिक के रूल्स वायलेट करने पर जो पेनल्टीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जो है ट्रैफिक के जो वजह से चालान के जो कलेक्शंस थे वो भी काफ़ी बढ़ गए, और थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन जो है फिलहाल उसमें भी थोड़ी सी परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली। और ये देखने को मिला कि भाई लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने लगे। पहले हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ तो पता चला 100 रुपये का चालान करता था, मान लीजिए अब 1000 रुपये का चालान कट रहा है, तो मेरे दिमाग में कहीं रहता है यार पहले 100 कटता तो 1000 रुपये कटता है, तो दिक्कत की बात है। सो लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहते हैं, और वही कहावत है ना, भय बिन होए ना प्रीत, बिना डर के कोई काम नहीं होता। सो डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट फियर इज। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। इसमें ये जो नया टेलीकॉम बिल है वो क्रिमिनलाइज और जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और जो है सिविल ऑफेंसेस में भी यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेगा। सो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में यहाँ बात करते हैं। दिस बिल स्पेसिफाइज वेरियस क्रिमिनल एंड सिविल ऑफेंसेस प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज विदाउट ऑथराइजेशन और गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द टेलीकॉम नेटवर्क। अगर आप किसी भी तरीके से अनऑथराइज तरीके से टेलीकॉम नेटवर्क का एक्सेस करते हैं, उसका डेटा एक्सेस करते हैं, तो ये पूरी तरीके से पनिशेबल ऑफेंस है, और साथ ही साथ इसमें इम्प्रिजमेंट जेल भी होगी। तो 3 साल की जेल, और अगर इस तरीके से आप अनऑथराइज तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस, सिविल ऑफेंसेस करते हैं, तो ऐसे में 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल, या फिर दोनों जो है ये चार्ज हो सकता है। तो दोनों की दोनों चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें ब्रीचिंग टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द ऑथराइजेशन एंड पनिशबल विद द सिविल पेनल्टी अगर बात करें, अगर आप कोई ऑथराइजेशन वगैरह की जो है डेटा वो सिक्योरिटी वगैरह को अगर ब्रीच करते हैं तो वहाँ पर 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। तो ये सिविल ऑफेंस है। देखिए जो सिविल क्राइम होता है वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ या धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ या फ्रॉड से जुड़ा हुआ हमें जो है क्राइम देखने को मिलता है। लेकिन जब आप बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस की, तो वहाँ पर आप क्राइम कर रहे हैं, वहाँ पर पनिशबल ऑफेंस, वहाँ जेल वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टी आपको लगेगी। Possessing unauthorized equipment or using unauthorized network or service is also a punishable offense with the penalty of 10 लाख रुपीज। जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं आपका कोई नेटवर्क है, आपका कोई नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, उस नेटवर्क का मैं यूज़ करके किसी तरीके से अनऑथराइज तरीके से उसको मैं एक्सेस कर लूँ, और उस नेटवर्क को, आपके नेटवर्क को मैं एक्सेस करके कोई क्राइम कर दूँ। इन दैट केस अगर मेरे को पकड़ा जाएगा क्योंकि मैंने अनऑथराइज नेटवर्क का एक्सेस करके और फिर वहाँ पर क्राइम किया है, तो ऐसे में भी मेरे को पनिशबल ऑफेंस होगा और अच्छी खासी सज़ा देखने को मिलेगी।
इसका मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं फ्रॉड होते हैं उनमें कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया है और ये इस बिल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। इस बिल के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलेगी, सरकार के पास पावर बहुत ज़्यादा रहेगी और ये कहीं ना कहीं जो है कानून जो है हमारे पुराने जो है पिछले जो है कानून थे सारे के सारे दूरसंचार या टेलीकॉम से रिलेटेड जो है उन सभी के सभी कानूनों को यहाँ पर क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया और ये नए कानून जो है लागू रहेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये कानून बन चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो नया जो टेलीकॉम रेगुलेशन एक्ट है, जो नया जो टेलीकॉम बिल है, बेसिकली अब ये टेलीकॉम एक्ट बन चुका है पूरी तरीके से। तो जो नया जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है वो लगभग पिछले 138 साल पुराने पिछले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, पुराने जो टेलीकॉम से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस उनको सबको रिप्लेस कर देता है। तो एक तो पुराना नियम हम यूज करते थे 1885 का, इसको खत्म कर दिया है। 1993 का द बिल ऑफ द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 इसको रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी जगह ले रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित कर रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज जो है देखने को मिल रही है कि जो है ट्राई की शक्तियों में थोड़ी सी कमी आएगी, ट्राई के पास पावर जो है थोड़ी सी कम होगी और गवर्नमेंट जो है ज्यादा यहां पर पावरफुल होगी। वैसे भी अगर हम बात करें जो ट्राई रेगुलेटर है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, तो ठीक है यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में यहाँ पर पावर आ रही, सो दैट्स ओके, वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं उनके लिए जो है सख्त लॉ आना, स्ट्रिक्ट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिम के थ्रू जो है फ्रॉड्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, और इसको रोकना, इस पर लगाम लगाना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है नाउ इज बीइंग मैंडेटरी, ये पूरी तरीके से मैंडेटरी होगा और बिना कोई पर्टिकुलर जो है सिम प्रोवाइडर बिना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के किसी को भी सिम इशू नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो सिम फ्रॉड के तहत उसको 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर ठोका जा सकता है। तो सरकार अच्छी खासी पेनल्टी, अच्छा खासा फाइन चार्ज करेगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इज नाउ मैंडेटरी फॉर गेटिंग द सिम्स, है ना। तो कोई भी सिम है या फिर इस तरीके से जो डिवाइसेस हैं, इन सभी के लिए जो है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी कि, और लास्ट ईयर भी ये चर्चा थी जब सरकार इस बिल को लाने की तैयारी कर रही थी, कि जो OTT जो प्लेटफॉर्म्स है, ओवर द टॉप सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, ये जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये सब जो आप देखते हैं, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा मैसेजिंग जो नेटवर्क्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, इस तरीके के जो नेटवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वैसे इसमें आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, इंस्टा वगैरह हो गया। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इस टेलीकॉम बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, ये सब टेलीकॉम की डेफिनेशन के अंदर, दूर संचार की डेफिनेशंस के अंदर बिल्कुल नहीं लाए गए हैं और इनको इससे बाहर रखा गया है। और ये फिलहाल इन ये इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए और मैसेजिंग नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप्स वगैरह के लिए ये एक बहुत बड़ी और खुशखबरी है उनके लिए कि उनको इसके दायरे में नहीं लपेटा गया है। क्योंकि अगर वो इस दायरे में आ जाते तो कहीं ना कहीं जो ओपन इंटरनेट की बात होती है वहाँ पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। और पिछले साल सरकार ने जब इसको लाने का प्रयास भी किया था इसके अंदर, तो काफ़ी जो है उसमें विरोध भी हुआ था सरकार का। तो फाइनली सरकार ने इसको जो है टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन से इसको बाहर रखा है। सो OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, इसको दूर संचार की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। तो हमें इसमें ये बात साफ साफ समझ में आती है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हमें जो है देखने को मिलेगी एंड दैट एडवांटेज वी आर हैविंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस बिल को लाने से एक और फायदा होगा। पहले जो है टेलीकॉम कंपनीज को बिल के लिए जो है मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता था, पुराने नियम कानून काफ़ी सख्त थे। यहाँ पर यूनिफॉर्म में हम यूनिफॉर्मिटी जो है लॉ लाइसेंसिंग के प्रोसेस में हम यूनिफॉर्मिटी जो है लाना चाहते हैं, एक समरूपता लाना चाहते हैं कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर बिल वगैरह लेना है, सो आई नीड नॉट टू गो टू द मल्टीपल प्लेसेस, मेरे को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ना जाना पड़े, मैं एक ही जगह जाऊं और आराम से मेरा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू मेरे को आसानी से लाइसेंसिंग वगैरह का काम हो जाए और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लाइसेंसिंग के लिए ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ पर उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत दी गई है, जिससे जो है एक बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर पाएंगे। बाहर के जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको भी भारत में एंट्री जो है थोड़ा सा आसान रहेगी। तो यहाँ पर एक बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव से भी ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन देखने को मिलेगा, बिकॉज मल्टीपल जब प्लेयर्स आएंगे इंडिया में टेलीकॉम के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो एक हमारे पास बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव से एक अच्छा एडवांटेज होगा। साथ ही साथ
आप बहुत सारे जो कंज्यूमर सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, आप अपने फ़ोन पर आए दिन जो है ऐसे कमर्शियल जो है मैसेजेस आप देखते होंगे, वो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, कमर्शियल मैसेजेस वगैरह आपको देते हैं, ठीक है, आपके पास फ़ोन में आते हैं और हम कई बार उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि इस तरीके से अगर कंपनी को कोई भी कमर्शियल मैसेजेस वगैरह भेजना है तो उससे पहले जो है सहमति लेनी पड़ेगी। सो नए टेलीकॉम बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि कंज्यूमर को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। और साथ ही साथ इस बात का भी इसमें जो है ध्यान रखा गया है कि ऐसे में कंज्यूमर के जो है शिकायतें जो है उसकी कंप्लेंट्स वगैरह हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर जो है ऑनलाइन सेटअप तैयार करना पड़ेगा, जिसमें जो कंज्यूमर है वो अपना ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो भी जो है शिकायत रजिस्टर कर सकेगा कि सर मैं इनका ऐड नहीं चाहता था, लेकिन आए दिन मेरे पास इनके जो है प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं, वी डोंट वांट दैट। तो टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को ऑनलाइन मैकेनिज्म सेटअप करना होगा। ये टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, दूर संचार की जो कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी, वो एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी सेटअप करेंगी जिससे यूज़र्स जो है वो अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत को रजिस्टर कर पाएंगे। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर कानून है, हमें जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं, इस तरीके के जो प्रमोशनल फालतू के जो मैसेजेस आते हैं, जो हम नहीं चाहते तब भी आते हैं कि देखिए हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी कंपनी का स्पेसिफिक हम चाहते हैं प्रमोशनल मैसेजेस, वो आता है, सो दैट्स फाइन। बट अगर वैसे नहीं आते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस, वो हमें प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, वो तो हमारी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही है। अगर बातें सभी को समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। इसके साथ ही साथ अब बात आती है यहाँ पर स्पेक्ट्रम की और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की। देखिए स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, रास्ता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इतना चौड़ा रास्ता है, ठीक है। अब सरकार इस रास्ते की नीलामी करना चाहती है, इसमें रास्ता देना चाहती है। तो जियो वाले कह रहे हैं हमको इतना रास्ता चाहिए, एयरटेल वाले कह रहे हैं हमको इतना रास्ता चाहिए, है ना, वोडाफोन आइडिया वाले कह रहे हैं इतना रास्ता चाहिए। तो सरकार सबको रास्ता अलॉट कर दी कि भाई तुम्हारा जो सिग्नल है वो यहाँ इनके बीच में जाएगा, यहाँ एयरटेल वालों का इनका सिग्नल इसके बीच में जाएगा, यहाँ जो है पता चला जो है वोडाफोन आइडिया वालों का जो है सिग्नल जाएगा। तो सबके लिए एक रास्ता एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन, है ना। आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्कैम घोटाला सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, आपको जो है देखिए हमारे देश में कोई भी किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हैं, और सभी रिसोर्सेज पर अधिकार सरकार का है। तो अगर आपको बैंडविथ, अगर आपको कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर बैंडविथ आपको देखने को मिलेगी। उस बैंडविथ में आपको कितने बैंडविथ का एलोकेशन दिया जाएगा, वो स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। तो बिल में यह भी प्रावधान किया है, सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरकार के पास ये अधिकार होगा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब तक टेलीकॉम कंपनीज ही केवल नीलामी में, ऑक्शन में हिस्सा लेती थी और स्पेक्ट्रम जीतने के लिए बोलियां पेश की जाती थी। बट नाउ द गवर्नमेंट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर दिस वन। गवर्नमेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से या सरकार की हिस्सेदारी से इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकार की हिस्सेदारी से इसमें सरकार क्या करेगी, जो नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में, या फिर जो देश की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, या फिर जो देश की अगर हम बात करें जो डिफेंस है, वेदर मैनेजमेंट के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, अदर जो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट की जो सिक्योरिटीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उनके लिए जो सैटेलाइट्स के जो स्पेक्ट्रम्स हैं, उसमें गवर्नमेंट भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। सो यहाँ पर हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम, जो बैंडविड्थ मैंने आपको बताया, ये बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर चलिए बात करते हैं। सो स्पेक्ट्रम विल बी असाइन बाय द ऑक्शन। स्पेक्ट्रम ऑक्शन के ही थ्रू असाइन किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक यूजेस। कुछ स्पेसिफिक यूजेस को छोड़कर बाकी के लिए ऑक्शन का ही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। किनको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, वेयर इट विल बी एलोकेटेड टू ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, जिसमें हम अगर इंक्लूड करें पर्पस, नेशनल सिक्योरिटी की पर्पस, जैसे डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हो गए, है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, ट्रांसपोर्ट के सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं, जैसे DTH वगैरह है, सैटेलाइट टेलीफोन है, BSNL है, MTNL है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है, इनका प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होगा कि ये रीप्रपोज कर सकती है और रीअसाइन कर सकती है फ्रीक्वेंसी रेंज, कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वहां पर देनी है, कितनी बैंडविड्थ एलोकेट करनी है, उसको वहां पर रीअसाइन किया सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो परमिट शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग एंड सरेंडर स्पेक्ट्रम। इसके साथ ही साथ इस बिल में यह भी प्रावधान रखा गया है, ये भी जो है एक पॉइंट रखा गया है, ये भी ऑप्शन रखा गया है कि कोई कंपनी ने, मान लेते मैंने स्पेक्ट्रम ले लिया,
अब मैं पूरा स्पेक्ट्रम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उस स्पेक्ट्रम को लीज पर किसी और को भी ऑफर कर सकता हूँ, उस स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकता हूँ, उसको किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। इवन मैं ट्रेडिंग मतलब उससे किसी को खरीद बेच सकता हूँ, किसी दूसरे को भी स्पेक्ट्रम अलॉट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही। जैसे मान लेते हैं आई एम अ टेलीकॉम कंपनी और मैंने एक जो है बड़ा स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया, बट मेरे को लग रहा है यार बड़ा स्पेक्ट्रम तो मैं परचेज कर लिया, लेकिन मेरा उतना बड़ा कंज्यूमर बेस है नहीं और मेरी बैंडविड्थ बेकार जा रही है, मतलब उतना बैंडविड्थ का यूज़ नहीं है। ये वैसी ही बात होगी जैसे मान लेते हैं मेरे घर में 10 कमरे मैंने बना लिए, अब उसमें 4-5 कमरे मेरे यूज़ में आ रहे हैं और 4-5 कमरे जो बचे हुए हैं वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक क्या नियम था, जो बचे हुए सर आपके 4-5 कमरे हैं ना, उसको आप किराए को पे नहीं दे सकते, उसमें कोई किराएदार नहीं रह सकता, उसको आप रेंट पर नहीं दे सकते, उसको आप लीज पर नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। नए बिल में क्या नियम आ गया कि सर जो आपके पास जो एक्स्ट्रा जो आपके 5 रूम हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको रेंट पर चढ़ा सकते हैं, उसको लीज पर दे सकते हैं, उसको होटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, इवन चाहे तो उसको 5 कमरों को बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप अस। तो ये है असाइनमेंट ऑफ द जो है स्पेक्ट्रम, जहाँ पर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा साथ ही साथ सैटेलाइट इंटरनेट अलॉटमेंट्स जो है वो भी यहाँ पर बात चल रही है। अभी आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो आने वाले ज़माने में हम बहुत तेज़ी से जो है सैटेलाइट्स के थ्रू जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटीज़ बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है। अभी तक हमारे देश के अंदर क्या था, बाहर के जो सैटेलाइट के नेटवर्क्स हैं, बाहर की जो कंपनीज़ हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा परमिट नहीं था। देयर आर डिफरेंट लॉज थ्रू विच हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे कि वो इंडिया में आके इस तरीके के बिजनेसेस ना कर पाएँ। लेकिन अब सरकार ने पूरे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले टाइम में सैटेलाइट इंटरनेट का बहुत बड़े लेवल पर यूजेस बढ़ने वाला है, तो से यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट के रास्ते जो है बाहर वालों के लिए, फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिए हैं। और इलॉन मस्क साहब की जो है जैसी जो है कंपनी, आपने स्टार लिंक नेटवर्क के बारे में इन्होंने सुना होगा, जिसमें मल्टीपल सैटेलाइट्स ये स्पेस में भेजकर स्टार लिंक का एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट जो है प्रोवाइड करा पाएंगे। अब ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें, एज अ कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज लॉट ऑफ ऑप्शंस विल हैव। बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम इंडियन टेलीकॉम कंपनीज प्रोस्पेक्टिव, अगर हम भारत की टेलीकॉम कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो उनके लिए फिलहाल ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि अब उनको एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलने वाला है विद द फॉरेन प्लेयर्स। जैसे स्पेस एक्स स्टारलिंक का नेटवर्क अगर मस्क साहब का यहाँ पर आता है, तो कहीं ना कहीं जियो और ये वन वेब वगैरह जैसी जो सर्विसेज जो हमारे यहाँ चल रही हैं, उनको एक बड़ा जो है कंपटीशन मिलेगा। और जब कभी भी कंपटीशन होता है तो उसमें फ़ायदा हमेशा कंज्यूमर का देखने को मिलता है। सो द कंज्यूमर, वी एज अ कस्टमर विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर दैट। ठीक है, तो अंबानी साहब ने भी फिलहाल शुरुआत में ऐसा ही किया था, बढ़िया कंपटीशन कम किया था, फिर हमें फ़ायदा मिला था उसमें, बाद में चीज़ें बढ़ गई। ठीक है, सो द बिल इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन ऑफ एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स। यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स की बात हो रही है, लाइक वन वेब, सपोर्टेड बाय भारती एयरटेल जो है वन वेब का जो उसका नेटवर्क है, एंड यूएस बेस्ड कंपनीज सच एज स्पेस एक्स स्टारलिंक जो नेटवर्क है इलॉन मस्क साहब का। प्रेजेंटली एक्टिव ऑथराइजेशन जो है हमारे पास जो सैटेलाइट नेटवर्क का है, जिसमें आपको फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाती है, वो भारती एयरटेल का जो वन वेब नेटवर्क है और जियो का, रिलायंस का जो जियो नेटवर्क है, पेविंग द वे फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। और ये एक अच्छा खासा कंपटीशन हमारी आने वाली कंपनीज को प्रोवाइड करने वाला है। सो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, एंड दिस इम्पैक्ट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस वन, है ना। ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें ये देखने को मिलने वाला है। सो आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट की जो दौड़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और आपको और ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट और ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें, इस बिल के अंदर एक और जो है प्रोविज़न रखा गया है कि अभी तक जो था ये नियम था कि टेलीकॉम के जो चेयरपर्सन होंगे, दूरसंचार कंपनी या फिर ट्राई की अगर मैं बात करूं, जो रेगुलेटर है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के जो चेयरपर्सन होते हैं वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कोई ना कोई ऑफिशियल होगा। मतलब कोई ना कोई सरकारी बंदे को ही हम जो है ट्राई के जो है चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट करते हैं। जैसे अभी मिस्टर PD वघेला साहब जो है, ये जो है ट्राई के चेयरपर्सन है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बिल के अंदर एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, एंड इफ गवर्नमेंट फील दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज वेल कैपेबल टू रन द ट्राई को चलाने के लिए बंदा वेल कैपेबल है,
तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको भी हम लेके आ सकते हैं और ट्राई के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन ऑल्सो रन द कंपनी। तो यहाँ पर यही पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि बिल में ट्राई अध्यक्ष की भूमिका के लिए निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट अधिकारियों की नियुक्ति भी अनुमति का भी प्रावधान है। सो जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो मार्केट लीडर्स हैं, उनके प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, नाउ वी कैन ब्रिंग दोस प्रोफेशनल्स ऑल्सो एज अ चेयरपर्सन और ट्राई के अंदर जो है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। ऐसा पहले गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी किया था। पहले किसी पर्टिकुलर बैंक के जो है हेड या एमडी सीईओ या फिर बैंक के चेयरपर्सन के तौर पर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर केवल पब्लिक सेक्टर जो है बंदे वही अपॉइंट होते थे, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने चेंजेस किए उसमें, और नाउ एक पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हेड है, जो मुखिया है, वो कोई एक प्राइवेट प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी बन सकता है, अगर सरकार चाहे तो उसको भी बना सकती है। तो ये चीज़ एक देखने को मिलता है, जिससे और प्रोफेशनलिज्म जो है देखने को मिलता है, और पेशेवर लोग आते हैं सिस्टम के अंदर जो और पेशेवर तरीके से चीज़ों को चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा हम बात करें, अभी तक जो हमारे पास पुराना कानून था 1885 का, उस कानून में एक फंड का नाम था। उस फंड की मदद से क्या होता था, टेलीकॉम सेक्टर में, दूरसंचार क्षेत्र में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन जैसे काम करते थे। उस फंड का नाम क्या था, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का ऑब्जेक्टिव ये था, ये टेलीकॉम सर्विसेज और अनसर्व्ड एरियाज वगैरह में आप टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करिए, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करिए, इसलिए ये फंड का एस्टैब्लिशमेंट था। अब यहां पर जो है सरकार ने इस फंड का नाम चेंज कर दिया। फंड को तो रखा है, लेकिन इस फंड का अब नया नाम रख दिया। फंड का नया नाम रखा है सरकार ने डिजिटल भारत निधि फंड। अब ये डिजिटल भारत निधि फंड बेसिकली क्या है, ये डिजिटल भारत निधि फंड यही यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड है। इस फंड का यूज जो है टेलीकॉम सर्विसेज, जो रिमोट एरियाज हैं, अनसर्व्ड एरियाज हैं जहां पर टेलीकॉम की सर्विसेज नहीं है, वहां पहुंचाने के लिए तो यूज किया ही जाएगा। साथ ही साथ इस फंड का हम यूज टेलीकॉम सर्विसेज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड का हम यूज करेंगे। सो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रिसेंटली जो टेलीकॉम रेगुलेटरी बिल नया आया है, उसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से बेसिकली हम जो अनटैप्ड एरियाज हैं, जहां पर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं दी जा पा रही थी या नहीं पहुंच पा रही थी, वहां तक हमें टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाना था। उस फंड को अभी भी हमने रखा, उसका रीनेम कर दिया है, उसका नाम रख दिया हमने डिजिटल भारत निधि फंड। और ये फंड का यूटिलाइजेशन अब हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है ना, और इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, आई थिंक ये आपको टेलीकॉम बिल पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ गया होगा। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का इसके पेपर में आपको मिलेगा। चलिए अब आप कम बैक करते हैं अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स पर, और बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। फ्रेंड्स, हमारे देश में अगर हम बात करें तो हम डिजिटल हेल्थ मिशन, या फिर एक हमारे देश में आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है। व्हाट वी मीन बाय आयुष्मान भारत मिशन, हम सभी लोगों को जो है कहते हैं ना, डिजीज फ्री रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी लोग बीमारी से मुक्त रहें और सभी लोगों की लंबी आयु रहे, और हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम देख सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का कवरेज मिलता है, और उस 5 लाख रुपए के कवरेज से पर्टिकुलर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बेसिस 2011 के हिसाब से जो गरीब परिवार हैं, वो गरीब परिवार जो है उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके अपनी फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो पर फैमिली अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ कवरेज वहाँ पर मिलता। 5 लाख रुपए का कवरेज है, जो हर साल रिन्यू होता है, उनको आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह दिया जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब था टाइम कोविड का, तो कोविड का टाइम था और अभी भी JN.1 वेरिएंट आ गया है। तो कोविड के टाइम में हम लोग जो है बार बार डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, और हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे यार घर पे ही टेलीफोनिक के थ्रू या ऑनलाइन यूट्यूब पर या ऑनलाइन कहीं डॉक्टर से हम लाइव कंसल्टेंसी करके और डॉक्टर से बातचीत करके उससे जो है दवाई वगैरह पूछ लें। जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक जो है ऑफलाइन जाके डॉक्टर से मिलने के बजाय हम क्यों ना कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑनलाइन ही ले लें। ऑनलाइन ही हमें मेडिसिन मिल जाए, ऑनलाइन हमारा डॉक्टर भी कनेक्टेड रहे, ऑनलाइन कस्टमर्स की सारी डिटेल एज अ पेशेंट की सारी जो डिटेल्स हैं वो भी सारी डिटेल्स उसकी अवेलेबल रहें, ताकि अगर डॉक्टर को पेशेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो एक क्लिक करे, उसकी एक UID डाले, एक हेल्थ ID डाले,
और उसे उसकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री चली जाए, डॉक्टर को ये बार बार ना पूछना पड़े पहले सर दर्द था कि नहीं था, अच्छा पहले कौन सी दवाई खाते थे, पहले कौन सी रिपोर्ट्स थी तुम्हारी, तो डॉक्टर को ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, वो नंबर डाले और उस आईडी डालते ही पूरी की पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है निकल आए। तो ऐसा हमें एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाए। तो हम चाहते हैं क्या, हमारे देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार हो और उस इकोसिस्टम के अंदर हम मेडिकल से रिलेटेड जितने जो है सभी लोग हैं उन सभी के सभी डिफरेंट एरियाज़ के लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकें। और ये डिजिटल इकोसिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइज होगा और वो सेंट्रलाइज होगा एंड दैट्स वाई इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू अस। ये हमें बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। और इसीलिए भाई देश में चल रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें हम मल्टीपल फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इस इकोसिस्टम में हम क्या क्या बेसिकली कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास एक हेल्थ आईडी हमें देखने को मिलेगी, डिजिटल हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे, डिजी लॉकर रहेगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री रहेगी, टेलीमेडिसिन मतलब ऑनलाइन आप फ़ोन करके टेलीमेडिसिन मेडिसिन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, ई फार्मेसी रहेगी। तो मतलब आपको मल्टीपल जो डिफरेंट जो है फैसिलिटीज़ हैं वी आर बेसिकली कनेक्टिंग टुगेदर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज बेसिकली फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो हम चाहे डिजिटल पेमेंट की बात करें, चाहे डिजिटल हेल्थ सिस्टम की बात करें, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, वी आर वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर। सभी के सभी सेक्टर में आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। आपकी डिजिटल हेल्थ आईडी बन रही है, आभा आईडी भी हम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ मिशन की अगर हम कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातों पे अगर हम गौर करें तो व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स दैट वी आर हैविंग विद इन दिस वन। एक हेल्थ कार्ड में पूरी हेल्थ का रिकॉर्ड, तो हमारा डिजिटल हेल्थ आईडी तैयार हो रहा है, जांच के पर्चे सहेजने से मुक्ति होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, डॉक्टर को बस अपनी यूनिक आईडी बताइए और डॉक्टर आपका पूरा जन्म पत्री निकाल लेगा, डॉक्टर कहीं भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकता है, हेल्थ कार्ड के जरिए घर बैठे ही दवाई वगैरह हम मंगा सकेंगे। क्रेडिट टू दैनिक जागरण, है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जिस पूरे के पूरे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, इसको मैंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा निकाला है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फोकस ऑन दिस वन। ये अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आपको ये समझ में आने वाला है कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा रेवोल्यूशन हमें हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप नोटिस भी करते होंगे कि जब से जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य जैसी फैसिलिटी, आयुष्मान भारत जैसे मिशन इंट्रोड्यूस हुए, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आपको ठीक ठाक अच्छी खासी फैसिलिटी सर्विसेज हमें देखने को मिल रही। तो चलिए देखते हैं ये पूरा का पूरा डिजिटल हेल्थ मिशन का जो इकोसिस्टम है कैसे काम करने वाला है। एक तरीके से एक साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टॉप लेवल पर यहाँ पर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, मतलब पॉलिसी मेकर, ऐसे लोग जो नीतियाँ बना रहे हैं। तो इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल गई। दीज आर द पॉलिसी होल्डर। सेंटर में हमारे देश के लोग हैं और इनके इर्द गिर्द पूरा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। तो पॉलिसी मेकर हैं ये लोग, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जुड़ी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। एडमिनिस्ट्रेशन वो बॉडी होगी जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगी कि भाई सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर बड़े लेवल पर प्रोग्राम मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट होंगे, रेगुलेटर्स यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, जिनका काम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से उसका प्रशासन करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे एसोसिएशंस को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, डेवलपमेंट एनजीओज वगैरह को जोड़ेंगे जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रमोशन के लिए सब जगह काम करते रहते हैं। तो बहुत सारे एसोसिएशन जुड़ेंगे और ये एनजीओज वगैरह को भी हम कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे हम डॉक्टर्स जो मॉडर्न मेडिसिन के जो आयुष के डॉक्टर हैं उनको जोड़ेंगे और बहुत सारे अदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स यहाँ पर जुड़ेंगे। आयुष का मतलब क्या होगा, हमारा आयुष मिशन भी चल रहा है हेल्थ को लेकर। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, दिस ट्रीटमेंट जो मेथोडोलॉजी है आयुष्मान भारत मिशन, है ना, तो वो हमारा जो आयुष के जो पूरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं दे ऑल विल बी कनेक्टेड विद इन दिस इकोसिस्टम। साथ ही साथ हम प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाई अप करेंगे, जिसमें हेल्थ की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, ताकि हम एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स वो सारी चीज़ें पहुंचा सकें, वो अवेलेबल करा सकें, वो मुहैया करा सकें, वो होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के टीपीएस, थर्ड पार्टी एश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनीज के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। इसके अलावा जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, इन सभी को हम कनेक्ट करेंगे। दीज ऑल थिंग्स विल बी कनेक्टेड टुगेदर। सेंट्रलाइज तरीके से ये कनेक्ट होगा और एक क्लिक पर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी एंड दीज ऑल फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है एंड इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। बहुत
बेहतरीन तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है ना। बस एक आईडी होती, पर्चा भरने की जरूरत नहीं, एक आईडी स्कैन करता है सिस्टम पर, उसका आपका पूरा रिकॉर्ड चलाया, आपको लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एप्लीकेशंस आ चुके हैं, उन एप्लीकेशंस के थ्रू आपको क्यू में लगना ही नहीं, लाइन में लगना ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने में सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि वहाँ जाके लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। लाइनों से मुक्ति एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिए, उसमें अपना टोकन नंबर लीजिए, टोकन नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले होता रहेगा, आफ्टर दैट यू जस्ट गो फॉर दैट। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ व्हाट इज दिस वन, लेट्स टॉक अबाउट। अब हम यहां पर बात करते हैं गति शक्ति मिशन। ये गति शक्ति मिशन, जैसा कि नाम से पता है, प्रगति की गति, भारत की शक्ति, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे देश के लिए। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले इसका थोड़ा थीम समझ लीजिए, फिर इसके जो मेजर हाइलाइट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फिलहाल, उसके बारे में बात करूंगा। प्रगति की गति, भारत की शक्ति। हम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि यार हमारे घर के बाहर बढ़िया चकाचक नई सड़क बनी हुई है, सड़क बेहतरीन तरीके से बनी हुई है, और कुछ दिन बाद वहीं एक डिपार्टमेंट वाला आया, पाइप मान लेते डालने वाला कोई डिपार्टमेंट, वो आया, उसने अच्छी खासी सड़क जो है बनी हुई थी उसको खोदना शुरू कर दिया और उसमें पाइप डाल दी। फिर सड़क पता चला 2, 4, 5, 6 महीने, 10 महीने बाद बन रही है। ऐसी कोई इन्वायरमेंट वाला डिपार्टमेंट वाला आ गया, सड़क यहाँ से नहीं बनी थी भाई, इधर सड़क हटाओ, उसने सड़क ही पूरी खोद दी और इन्वायरमेंट का नियम ला दिया। इसका मतलब क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम चल रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी खबर नहीं, या दूसरे डिपार्टमेंट में क्या काम चला उसको अगले को नहीं खबर। तो इनमें प्रॉपर एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, इनमें प्रॉपर एक समन्वय नहीं था। अगर सोचिए सभी डिपार्टमेंट प्रॉपर में एक साथ सिंक होकर एक प्रॉपर तरीके से काम करें, सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लानिंग हो, इन दैट केस हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा होगा, रिसोर्स को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, साथ ही साथ हम टाइमली मैनर पर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग नहीं रहेंगे कि पता चला पुल बन रहा है तो 10 साल से पुल बन रहा है, ब्रिज ही बन रहा है, वो अगले डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं आ रहा। कभी रेलवे वाला डिपार्टमेंट उधर जो है दिक्कत कर दे रहा, कभी फायर वाला डिपार्टमेंट दिक्कत कर दे रहा, कभी पता चला वहाँ पर रिवर मिनिस्ट्री वाला बंदा कोई वो आ गया, कभी कोई इन्वायरमेंट वाला आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो कहीं ना कहीं इंटरप्शन बना रहता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेगा पुश फॉर नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट गति शक्ति मिशन लाया गया। गति शक्ति मिशन नाम से ही पता चला आपको, हमें स्पीड अप करना है अपने वर्किंग प्रोजेक्ट्स को और टाइमली मैनर में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करके देना है। अब इस काम को किया कैसे जाएगा, जितने भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिफरेंट मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय के कैबिनेट लेवल के जो है वहाँ पर सेक्रेटरी है ना, जो सबसे बड़े जो IAS ऑफिसर होता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, मंत्रियों के बाद नाम ही आता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। सो कैबिनेट लेवल के जो सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे प्लान। देन आफ्टर दैट विल डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ताकि प्रोजेक्ट को बनने के बाद ना याद आए कि अरे यार वो काम तो रह ही गया था यार, उसने वो दिक्कत कर दी, उसने ये दिक्कत कर दी। और इसीलिए ये प्रगति की गति, भारत की शक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल वेबसाइट mygov.in से मैंने ये डेटा निकाला है, तो चलिए इसमें कुछ फैक्चुअल नंबर्स इनको आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कई दशकों से अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरे हो रहे हैं। आज परियोजना को समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज की डेट में जो भी डेडलाइन है, बिफोर दैट डेडलाइन विल ट्राई टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो आज का मंत्र है प्रगति के लिए कार्य, प्रगति के लिए संपत्ति और प्रगति के लिए योजना, प्रगति के लिए प्राथमिकता। सो हमारा जो प्रायोरिटी है दैट इज प्रगति की गति, भारत की शक्ति। अब हम इंडिया में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को बूस्टअप करना चाहते हैं। तो हमारे देश में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं। आज की डेट में भारत ने, हमारे देश ने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गवर्नमेंट ने जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ा दिया है, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े लेवल पर इंप्रूव करें। चाहे वो सड़क हो, बिजली का कनेक्शन हो, हाईवे हो, पुल हो, रेलवे लाइन हो, रेलवे ट्रैक्स हो, पोर्ट्स डेवलप कर रहे हो, वाटरवेज डेवलप कर, कुछ भी, सभी पर बहुत बड़े लेवल पर हैवी स्पेंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है। और यही वो तरीका है जिससे हम लॉन्ग टर्म पर अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएंगे।
और इसीलिए इनको सबको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमें काफ़ी प्रमोट करना है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बाधा के हम पूरा कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर कर सकें, तीव्र गति से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें और कॉमन विजन के साथ सभी जो स्कीम्स हैं उनको कनेक्ट करके यहाँ काम कर सकें। ठीक है, हमारे जो है रेल के नेटवर्क्स को हमें कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट फेज में अगर हम देखें तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है ना, भारतमाला प्रोजेक्ट में हमारे जितने जो है पर्टिकुलर रीजन्स हैं सभी को इस तरीके से, भारतमाला, देखिए 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में माला इस तरीके से आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो पर्टिकुलर जो है मेजर सिटीज़ हैं सबको जो है कनेक्ट करना है एक प्रॉपर तरीके से रोड नेटवर्क से। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सबको जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना। सागरमाला प्रोजेक्ट में पोर्ट रीजन को जो है कनेक्ट करना है, पोर्ट सिटीज़, पोर्ट रीजन को कनेक्ट करना है ना, बंदरगाह जो है ना, पोर्ट्स वगैरह को डेवलप करना है। उड़ान प्रोजेक्ट्स है, आपकी एयरपोर्ट्स वगैरह को कनेक्ट करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको कवर किया जाना है। इसका जो दूसरा फेज होगा जिसमें हम अच्छे तरीके से एंटर कर चुके हैं, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, पार्क्स वगैरह, इन सब। और भविष्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आने वाले समय में नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा काम करने के लिए वी आर हैविंग सम टारगेट्स और उस टारगेट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को फास्ट किया जाएगा। देश भर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो आपको समय के लिए रुकना नहीं रहेगा, तो आपस में आपको आराम से मूव कर सकेंगे, यात्रा समय में कमी आएगी, रोजगार के ऑप्शंस बढ़ेंगे। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ावा देंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को वी कैन प्रमोट थ्रू दिस वन। एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट आएगा और जो हमारा ओवरऑल जो कॉस्टिंग है किसी चीज़ की माल ढुलाई की, जब आपकी सड़कें अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, टाइम कम होगा, सभी ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिशन भी हमें जो है और ज़्यादा मिलेगा और हमें वो एडवांटेज होगा। सो भारत को वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। मंत्रालयों के सभी मौजूदा योजनाबद्ध पहलों को समग्र मास्टर प्लान का एक मानचित्रण हमें करना पड़ेगा। तो हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे, एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान होगा जिसके थ्रू सभी के सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे। आर्थिक क्षेत्र और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी क्षेत्र में सेक्टोरियल जो है असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। प्रमुख क्षेत्रों में तेज विकास, रोजगार सृजन, जॉब वगैरह हम जनरेट करेंगे, जॉब जो है उसको जनरेशन का काम हम देखेंगे। सो ये सब हमें एडवांटेज देखने को मिलने वाले। नाउ हियर इज अ टारगेट फॉर 2024-25, 2024-25 के टारगेट हैं। बिल्कुल रट लीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ टारगेट आपको पक्का एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। सो बहुत ज़्यादा इधर उधर से डेटा नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए डेटा ही लेके आया हूँ जो आपको ध्यान रखना है। और ये टारगेट आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट। आपको कैसे याद करेंगे, सो दैट्स अप टू यू। ये टारगेट, ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, उनको ध्यान रखना है। और इसीलिए केवल जो टारगेट का नंबर है वो मैं टारगेट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या टारगेट है, और फिर आप इसको नंबर को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का हम डेवलप करेंगे और ये 2024-25 तक का इसका टारगेट रखा गया। तो द बेस्ट थिंग इज दैट टारगेट हमने बहुत लंबा नहीं रखा, 2024-25 तक का हमने टारगेट रखा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, गति शक्ति मिशन के अंदर हमने जो है कितने किलोमीटर की सड़कें, कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट रखा है। सो कितना फ्रेंड्स, 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे के जो फ्रेट कॉरिडोर हैं, रेलवे के द्वारा जो माल ढुलाई होती है, रेलवे के द्वारा माल ढुलाई को हम कितना करना चाहेंगे, 1600 मिलियन टन करना चाहेंगे। जो कार्गो के, रेलवे के जो माल ढुलाई से, रेलवे के जो कार्गो, ये फ्रेट कॉरिडोर हैं, इनके थ्रू जो माल ढुलाई होती है उसको हम 1600 मिलियन टन करना चाहेंगे। मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग जो है 1600 मिलियन टन हम करना चाहेंगे इसको। इसके साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर MMTPA होता है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। तो 1759 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम जो है हम अपने कार्गो की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इसके मतलब जो शिप्स के थ्रू, जो हमारे पोर्ट्स के थ्रू जो माल ढुलाई का काम होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़े लेवल पर शिप्स, ये जो कार्गो शिप्स जो आपको देखने को मिलती है, इनका प्रयोग होता है।
इनकी जो माल ढुलाई की जो क्षमता है वो भी हम कैपेसिटीज़ की बढ़ाएंगे। सो 1759 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम जो है हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और इसके थ्रू हमारे देश में माल ढुलाई की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो एक ही बार में हम ज़्यादा जो है माल जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। सीधी सी बात है, मान लेते हैं मैं घर बनवा रहा हूँ, एक छोटा ट्रक आ रहा है घर पे, मेरे को 50,000 ईंटों की ज़रूरत है और 5 बार कोई ट्रक आया 10-10 हज़ार करके ईंटें ले आ रहा है। सोचिए मैं एक बड़ा ट्रक मंगा लूँ जो अकेले 50,000 ईंटें उठा के ले आए, तो एक बड़ा ट्रक आएगा 50,000 ईंटें एक साथ लाएगा, तो मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, माल ढुलाई है, सब कुछ जो है थोड़ा बहुत सस्ता हो जाएगा कंपेरेटिवली। मैं 5 बार उसको चक्कर कटवा रहा हूँ। ऐसे जो हमारे ये जो शिप्स हैं, जब इनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, माल ढुलाई की क्षमता ज़्यादा रहेगी, तो वो भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ जो है सरकार देश में 220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स वो होते हैं जहां आपको हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलते हैं, वाटर एरोडोम्स फ्रेंड्स एम्फीबियंस प्लेन्स होते हैं, एम्फीबियन प्लेन होते हैं। जैसे आपके जो एयरप्लेन होते हैं या प्लेन वगैरह होते हैं वो तो भाई रनवे से उड़ गए। जो एम्फीबियन प्लेन होते हैं वो पानी में लैंड करते हैं, और सी प्लेन उनको हम बेसिकली अगर मैं कहूँ, है ना, वो पानी से उड़ते हैं और फिर वो हवा ज़मीन में भी लैंड कर जाते हैं, और वैसे उनको एम्फीबियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वाटर एरोडोम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरकार कह रही है कि हम इस नेशनल मास्टर प्लान के तहत 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में लगभग 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन जो है सेटअप करेंगे। गैस पाइपलाइन सेटअप होने से फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी गैस, जो हम एलपीजी गैस वगैरह जो है यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्टिंग बहुत गिर जाएगी, क्योंकि सिलेंडर की ढुलाई में बहुत खर्चा होता है। पाइप लगाने पर एक बार खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद जो है गैस की कॉस्टिंग थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देश में बात करें सर्किट, जो हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को भी हम बड़े लेवल पर प्रमोट करेंगे, इसको भी बड़े लेवल पर बढ़ाएंगे। लगभग 4,54,200 जो है किलोमीटर की जो है हम सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क बढ़ाएंगे। ये ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क वो है जिसके थ्रू पावर सप्लाई हमें मिलती है। तो ये बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। सो ये भी हमारे लिए क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, है ना, इस पर्टिकुलर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के थ्रू हमारे पास लगभग 197 मेगा फूड पार्क्स और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए, और साथ ही साथ फूड प्रोक्योरमेंट के लिए 847 लाख मीट्रिक टन की खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की क्षमता होगी। तो फूड प्रोक्योरमेंट एंड उसके स्टोरेज की कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ाना है, क्योंकि हमारे देश में हर साल कई लाखों टन जो है अनाज जो है वो केवल प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से, प्रॉपर उनकी भंडारण की जो है सुविधा ना होने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारा गोदाम में पड़ा हुआ जो अनाज है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उसको रखने की सही जगह नहीं होती है, प्रॉपर मास्टर प्रोक्योरमेंट या फिर मेगा प्रोक्योरमेंट नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 225 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, 225 गीगावाट की हम रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ेंगे, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें, 225 गीगावाट का हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका भी प्रोडक्शन करेंगे। 4G मोबाइल कनेक्टिविटी भी तो हमें देखने को मिलेगी, ये जो है इसको हम टारगेट पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो है 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें फार्मा मेडिकल सेगमेंट की कंपनीज जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाएंगे, और साथ ही साथ 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क बनाएंगे, जहां पर ये जो कपड़े वगैरह के काम होते हैं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम होता है, ये एक्टिविटीज़ हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें, डिफेंस कॉरिडोर्स भी सेटअप करेंगे। 11 डिफेंस जो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 25,000 एकड़ में डेवलप किए जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर रक्षा गलियारे भी जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मछुआरों की अगर बात करें, तो फिशरीज का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, 202 फिशिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में फिशरीज की अगर बात करें तो फिशिंग सेगमेंट में फूड के फिश के एक्सपोर्ट में हम काफ़ी जो है अच्छा करते हैं, और अच्छा खासा हमारे पास ये आता है। तो मत्स्य पालन या फिशरीज फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए फिशिंग क्लस्टर, बंदरगाह, लैंडिंग क्रेन से मत्स्य निर्यात, फिशरीज के एक्सपोर्ट में काफ़ी हमें फैसिलिटी, सहूलियत मिलने वाली है। तो ये इतने फिशिंग क्लस्टर्स, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। इसके अलावा गति शक्ति में हम जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो चलिए एनआईपी के बारे में मैं कभी और आपसे डिस्कस करूंगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम इतनी बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा अच्छे से, आप लोगों के लिए मैं दिस पर्टिकुलर क्रिसमस 25 दिसंबर को आपको शाम को 5 बजे ये पूरे साल की मैराथन आपको देखने को मिलेगी। इसका इवेंट लग गया, इवेंट को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और सभी लोग मिलेंगे क्रिसमस डे के दिन। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो अड्डा 247 स्टोर पर आ जाइए। यहाँ पर जिद्दी सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जिद सिलेक्शन की, जिद्दी जो है आप सिलेक्शन किट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसमें है क्या बेसिकली स्पेशल क्या है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आपको ऑफलाइन बुक की किट भी इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर आप बुक किट इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका एडवांटेज जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फाउंडेशन सभी के सभी बैचेस टॉप फैकल्टीज़ की और इंग्लिश मीडियम की बुक है, और ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं Y856 कूपन कोड यूज़ करके यू कैन गेट द फर्दर डिस्काउंट 3600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ऑफर इज़ फॉर द लिमिटेड टाइम स्पेंड, तो ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्द से जल्द आप इसका भी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मल्टीपल जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के फाउंडेशन बैचेस भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप इसके अंदर जो है कनेक्ट होके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी बातें जो है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अभी के लिए सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कल के सेशन में मिलेंगे लाइव रिवीजन के साथ, तो कल के सेशन के रिवीजन के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा, और ये जो सारी चीज़ें पढ़ के आइएगा, कल हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।